हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और कल के पेपर के लिए बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर करिएगा। और जो लोग सिर्फ पीजीटी का ही पेपर दे रहे हैं वो लोग भी ओएमआर शीट भरते समय बहुत ध्यान रखिएगा। और जो चीज़ उस पर कर रहे हैं अपने पेपर पे, वही जो है उसमें ओएमआर शीट पे ट्रांसफ़र कीजिएगा। और बाकी जो गलतियां जो टीजीटी का भी देकर आए हैं और जो गलतियां उन्होंने उसमें करी तो वो पीजीटी में मत दोहराइएगा। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से पेपर करिएगा। और अगर किसी भी तरीके की आपको इस चैनल से हेल्प मिली हो तो वो बहुत बहुत उस चीज़ के लिए मुझे बहुत खुशी होगी अगर आपको इस चैनल से कुछ भी हेल्प जो है वो मिली हो। तो चलिए इसी के साथ आज का ये सेशन, पीजीटी का सेशन जो है वो आज स्टार्ट करते हैं। आज का ये पीजीटी का सेशन है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ़ यू विल वॉच दिस वीडियो, मगर अभी तो आप अपनी सब तैयारी में लग रहे होंगे। एक लास्ट मिनट रिवीजन जो है वो मैं लेकर आई हूँ। उसके बाद फिर तो जो है पीजीटी के बाद तो अब हमें नेक्स्ट नेट की क्लासेस जो है वो स्टार्ट करनी है। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए, पहला क्वेश्चन है विच वॉज द फर्स्ट प्ले इन सेनेकन फॉर्म। पहला कौन सा प्ले था जो सेनेकन फॉर्म में था? तो सबसे पहले ये याद रखिएगा कि जितने भी जो एलिजाबेथन राइटर्स थे वो सेनेका से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और सेनेका जो कि रिवेंज ट्रेजेडीज़ जो है वो लिखा करता था, सेनेका से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। जैसे कि स्पेनिश ट्रेजेडी जो है वो किड ने उनसे प्रभावित होकर लिखी है। तो लेकिन पहला प्ले कौन सा था? दैट वॉज गॉर्बडक और फेरिक्स ऑफ पोरक्स। इट वॉज जो है ये फर्स्ट प्ले था, रिवेंज ट्रेजेडी की फॉर्म में लिखा गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज who used the phrase still vexed Bermudes for the immortal pages of Hercule। सबसे पहले ये याद रखिएगा कि ये जो still vexed Bermudes जो लिखा हुआ है ये यूज़ करा है विलियम शेक्सपियर ने, और इन्होंने यूज़ करा है अपने प्ले टेम्पेस्ट में। ये still vexed Bermudes का मतलब था, Bermudes मीन्स बर्मुडा आइलैंड, और still vexed the ship is still hidden, कि शिप जो है वो अभी भी छिपा हुआ है बर्मुडा आइलैंड में। तो ये जो टर्म है ये यूज़ करी थी विलियम शेक्सपियर ने। ये टर्म विलियम शेक्सपियर के द्वारा यूज़ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटी ड्रामेटिक बुक ऑफ एलिजाबेथन पीरियड वॉज। देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटी ड्रामेटिक बुक एलिजाबेथन पीरियड की है वो है गॉसन्स स्कूल ऑफ अब्यूज़। गॉसन्स स्कूल ऑफ अब्यूज़ जिसमें उन्होंने पोएट्स को उन्होंने पोएट्री के ऊपर अपने विचार व्यक्त करे हैं कि पोएट्री इज़ नॉट सूटेबल फॉर पीपल। तो उसके विरोध में सर फिलिप सिडनी ने लिखी थी अपॉलॉजी फॉर पोएट्री। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटी ड्रामेटिक बुक है गॉसन की स्कूल ऑफ अब्यूज़। Who says the following lines and my poor fool is hanged? No, no, no life. Why should a dog, a horse, a rat have a life and thou has no breath at all? ये लाइन्स जो है शेक्सपियर की बहुत ही फेमस ट्रेजेडी है किंग लियर। किंग लियर जब उनकी बेटी कॉर्डेलिया की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद ये लाइन्स वो कहते हैं कि जब सभी के पास लाइफ है तो कॉर्डेलिया के पास क्यों नहीं है। ये लाइन्स हैं किंग लियर की। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म लेक स्कूल वॉज फर्स्ट यूज इन द। सबसे पहली बात ये याद रखिएगा कि जो लेक स्कूल जो टर्म है वो यूज़ करा था, एक डेरोगेटरी टर्म था। ये फ्रांसिस जेफरी ने यूज़ किया था। और किस में यूज़ किया था? उन्होंने 3 पोएट्स को, विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट साउदे और कॉलरिज को लेक पोएट कहा था फ्रांसिस जेफरी ने। और किस में कहा था? उन्होंने ये कहा था एडिनबर्ग रिव्यू में। एडिनबर्ग रिव्यू में उन्होंने कहा था, ही वॉज द एडिटर ऑफ दैट मैगजीन इन अगस्त 1817। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि भाई ऐसा है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अभी कोई सा मैंने पेपर ये पीजीटी का करवाया है, उसमें किसी ने मुझे कहा कि शेले वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय, मैंने क्वेश्चन पूछ रखा है विच शेले वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रीक फिलोसोफर। तो किसी ने मुझे ये पे बता रखा है मैडम गॉडविन आएगा। तो भाई मैंने जो है ना उसमें क्वेश्चन में पूछ रखा है कि ग्रीक फिलोसोफर कौन है, मैंने ये नहीं पूछा इंग्लिश फिलोसोफर कौन है। तो इस तरीके की गलतियाँ जो हैं वो लोग करते हैं और फिर बाद में ये सोचते हैं कि हम बिल्कुल सही हैं और आयोग ने आंसर गलत मारा। ऐसा नहीं है, आयोग गलत आंसर लगाता नहीं है, मगर आपको भी अपने आँख और कान जो है खुले रखने चाहिए। तो ये चीज़
चीज़ें जो हैं वो ना हो, कम से कम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ जरूर लीजिएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आंसर लगा दीजिएगा। वैसे होता तो यही है कि यूट्यूब पे टाइप करना बड़ा आसान होता है, किसी को भी पॉइंट आउट कर दो, जैसे कोई ये कह दे कि भाई आप जो पढ़ा रही हैं वो जो है उसके ये तो बहुत ही आसान लेवल है। भाई देखो ऐसा है, मैं सबसे कह रही हूँ आसान लेवल है तो भैया चैनल से बिल्कुल दूर रहो, ये तो इसी तरीके का आसान लेवल पढ़ाता है, आपके स्टैंडर्ड का बिल्कुल नहीं है। हम तो ऐसी हैं भैया, इसी ग्रह के प्राणी, अब कहाँ से लाएं बताओ, दूसरे ग्रह के क्वेश्चंस कहाँ से लाएं, इतने डिफ़िकल्ट कहाँ से लाएं बताइए। अब हो सकता है भाई हमारा आपका जो है स्टैंडर्ड मैच ना करता हो, तो प्लीज़ आप ऐसा है कि जिनका स्टैंडर्ड ना मैच होता हो दूसरों को पढ़ने दें और मुझे हतोत्साहित करने का प्रयास ना करें, क्योंकि मैं तो करती रहूँगी काम, ठीक है। तो बेकार में आपको उल्टे सीधे जवाब मिल जाएंगे मेरी टीम की तरफ से, आप परेशान हो जाएंगे या फिर आप जो है वो इस चीज़ से जो है परेशान हो गए, बताओ टीचर हो के ऐसी ऐसी बातें करती रहती हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ, इतना हाई स्टैंडर्ड अगर आपका है तो प्लीज़, फिर मैं दोबारा से कह रही हूँ, प्लीज़ आप जो है ना, मेरा चैनल तो ऐसी है बेचारा छोटा मोटा सा, ऐसी इसी लेवल के क्वेश्चंस कराती रहती हूँ मैं तो, देखो भाई, ठीक है। तो ये चलो इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, who applied the term Satanic School of English Poetry in the preface of his Vision of Judgment। Satanic School जो है वो रॉबर्ट साउदे ने यूज़ करी थी ये टर्म अपनी विजन ऑफ जजमेंट में, और इन्होंने इसमें कीट्स, शेले, बायरन इनको कहा था सैटेनिक स्कूल ऑफ जजमेंट। इसको सैटेनिक स्कूल ऑफ पोइट्री जो है वो इन्होंने सैटेनिक स्कूल कह के इनको संबोधित करता। स्कूल का मतलब होता है एक समान विचारधारा को मानने वाले। तो उनका ये मानना था कि ये जितने भी पोएट्स हैं ये एक आम ये जो लाइफ है इनकी बिल्कुल ऐसी लाइफ है विदाउट मॉरलिटी, इनका कोई इनके जीवन में कोई आदर्श नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने ये लिखा था अ विजन ऑफ जजमेंट में। और आपको पता है इसका जवाब जो दिया था वो दिया था जवाब बायरन ने द विजन ऑफ जजमेंट में। Now the next question is, the spasmodic is a term of ridicule applied by W.E. Ayton in his mock tragedy Firmilian or the student of Beddoes, ठीक है, to which group of the Victorian poets। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ ये जो स्पेस्मोडिक थे ये एक मजाक उड़ाने वाली टर्म थी जो मिस्टर W.E. एटन ने यूज़ करी थी। और ये जो है कुछ ऐसे पोएट्स थे जो समाज से दुनिया जहाँ से हटकर लिखना चाहते थे। वैसे ये टर्म जो है वो यूज़ करी गई थी टॉमस कार्लाइल के द्वारा यूज़ करी गई थी बायरन के लिए, लेकिन बाद में इन्होंने मिस्टर W.E. एटन ने ये अपनी बुक फर्मिलियन में जो कुछ राइटर्स के लिए यूज़ करी है कि ये दुनिया जहाँ से हटकर जो लिखने वाले हैं, दैट P.J. बेले, सिडनी डॉबल एंड अलेक्जेंडर स्मिथ। तो ये इनके लिए इन्होंने ये टर्म जो है वो यूज़ की है। Now the next question is, light breaks where no sun shines is written by। ये जो वर्क है ये किसके द्वारा लिखा गया है? लाइट ब्रेक्स वेयर नो सनशाइन, ये वर्क लिखा गया है डायलन थॉमस के द्वारा। डायलन थॉमस ने ये वर्क जो है लिखा। देखिए कुछ क्वेश्चंस जो है आपको लग रहा होगा कि यार ये तो कुछ है, अब पता पीजीटी में ना कहीं से भी उठा के 2-4 क्वेश्चन इस तरीके के आ ही जाते हैं। I see in the Wordsworth the natural man rising up against the spiritual man continually, and then he is no poet but a heathen philosopher at enmity against all true poetry or inspiration। ये लाइंस किसके लिए कही गई हैं? वर्ड्सवर्थ के लिए कही गई हैं। और किसके द्वारा कही गई हैं? ये कही गई हैं विलियम ब्लेक के द्वारा। कहीं ना कहीं विलियम ब्लेक जो है वो वर्ड्सवर्थ की फ़िलासफ़ी से अग्री नहीं करते थे, तो उन्होंने ये बात उनके लिए कही है। वैसे भी वो उनके नेचुरल पाइटी नाम के शब्द से चिड़े हुए थे, तो वो जो है उनको ये चीज़ पसंद नहीं थी। Now the next question is, Lamb was the most delightful, the most provoking and sensible of men. He always made the best pun and the best remark in the course of the evening. Which of Charles Lamb's friends said this? ये किस चार्ल्स लैम्ब के कौन से फ्रेंड ने जो है ये बात कही है कि वो लैम्ब जो है वो बहुत डिलाइटफुल है? ये लाइंस जो है कही गई हैं विलियम हैजलिट के द्वारा। विलियम हैजलिट ने ये लाइंस जो हैं वो कही हैं। Who said I awoke one morning and found myself famous। ये तो बहुत ही फेमस लाइंस हैं। ये लाइंस कही गई हैं लॉर्ड बायरन के द्वारा। और जब उन्होंने अपनी बहुत ही खूबसूरत रचना चाइल्ड हेरोल्ड लिखी, उसके बाद उनका ये मानना था कि आई अवोक वन डे एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस, कि एक दिन मैं उठा और मैंने खुद को फेमस पाया। कितनी बढ़िया जो है वो लाइन्स है। लेकिन जितनी तेज़ी से कोई चीज़ सक्सेस आती है, अगर बहुत जल्दी मिल जाए तो भी होती है, उतनी तेज़ी से चली भी जाती है। नेम द लार्जेस्ट सिंगल कलेक्शंस ऑफ आर्थरियन लेजेंड्स इन इंग्लिश। एक चीज़ है इसमें, आप क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमाने वाला है। द लार्जेस्ट सिंगल कलेक्शन ऑफ आर्थरियन लेजेंड्स। आर्थरियन लेजेंड का सिंगल लेजेंड्स जो पूछे गए, कहानी की फॉर्म में जो पूछे गए हैं, दैट इज मोटेड आर्थर।
ठीक है, कहानी के फॉर्म में जो पूछा गया है, द लार्जेस्ट सिंगल कलेक्शन ऑफ आर्थरियन लेजेंड्स, तो सिंगल कलेक्शन है मोर्टेड आर्थर जो है वो जो कि लिखा गया है टॉमस मेलोरी के द्वारा 1485 में। तो वो उन जो पब्लिश हुआ था 1485 में, वो मोर्टेड आर्थर जो है लार्जेस्ट सिंगल कलेक्शन ऑफ आर्थरियन लेजेंड्स माना जाता है। बर्लेस्क, पैरोडी एंड ट्रेवेस्टी, व्हाट इज कॉमन अमंग दीज थ्री टर्म्स। देखिए, बर्लेस्क हो, पैरोडी हो, या ट्रेवेस्टी हो, सभी का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, किसी की इज्जत उतारना। तो उसे क्या कहा जाता है, बर्लेस्क, पैरोडी एंड ट्रेवेस्टी। तो ये क्या है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ सटायर। अब मुझे लगता है कि ये दुनिया में हमेशा से था कि एक जब कोई व्यक्ति कुछ कर रहा हो तो उसका मजाक उड़ाओ, उसको टांग पकड़ के खींचो। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो उसी से ही संबंधित हैं। द हीरोइक कपलेट वॉज फर्स्ट यूज बाय, द हीरोइक कपलेट जो है वो सबसे पहले यूज़ किया गया था चौसर के द्वारा द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन में। और इनमें जो है ये हीरोइक कपलेट इन्होंने जो है सबसे पहले वो यूज़ किया था। द हीरोइक कपलेट वॉज फर्स्ट यूज बाय चौसर। Who said poetry is more philosophical and of higher value than history? ये किसने कहा है कि पोइट्री मोर फिलोसफिकल और हायर वैल्यू की है देन हिस्ट्री? तो ये कहा गया है एरिस्टोटल के द्वारा। देखिए, प्लेटो तो जो है वो पोएट्स के अगेंस्ट थे, लेकिन ये बात किसकी माननी है, एरिस्टोटल की माननी है। मानना है, मतलब मानना है, एरिस्टोटल का मानना है। हु ट्रांसलेटेड उमर खयाम इनटू इंग्लिश? उमर खयाम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो रचना है, और उमर खयाम को पर्शियन पोइट के द्वारा जो लिखी गई है उमर खयाम, उसको इंग्लिश पे किसने ट्रांसलेट करा है? दैट वाज ट्रांसलेटेड बाय एडवर्ड फिजरोल्ड। ये मैं कुछ आपको आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस जो है वो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस इस तरीके के आते हैं। अब मैं ये तो नहीं कह रही जो मैं करवा रही हूँ वही आ जाएंगे, मगर फिर भी पर्पल पैसेज मीन्स, पर्पल पैसेज का क्या मतलब होता है? देखिए, पर्पल पैसेज का मतलब होता है कभी आप अगर किसी एक चीज़ के लिए बहुत सारी उपमाएं यूज़ करी जाएं, तो बहुत सारे एडजेक्टिव्स यूज़ करे जाएं, तो वो जो पैसेज है वो और चीज़ों से अलग लगेगा। तो दैट इज़ नोन एज पर्पल पैसेज। अ सडन हाइटनिंग ऑफ स्टाइल विच मेक्स अ सेक्शन ऑफ वर्क स्टैंड आउट अमंग द रेस्ट। अ सडन फॉल इन स्टाइल, अ पैसेज रिटन इन ग्रैंड एंड हाइटेंड स्टाइल, treated ridiculous theme for comic effect, a passage expressing a delicate and amorous theme। तो ये सब कुछ नहीं है, इसका आंसर है ए। A line or part of a line repeated in the course of a poem usually at the end of each stanza, जैसे मुखड़ा कहा जाता है भाई, एक कोई जब लाइन जो है वो रिपीट होती है पोएम में उसमें, तो उसे क्या कहा जाता है, रिफ्रेन। सेम वही लाइन जो है जब रिपीट होती है दैट इज नोन एज रिफ्रेन। Surrealism was a movement in art and literature which originated in France around 1924. It was, Surrealism क्या था? A revolt against realism, a revolt against the restraints of reason on the subconscious, a revolt against sentimental mannerish poetry, a call to return to nature। क्या था Surrealism? तो ये था a revolt against the restraints of reason on the subconscious। तो ये था अ रिवोल्ट अगेंस्ट द रेस्ट्रेंट्स ऑफ रीजन ऑन द सबकॉन्शियस। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हु रेफर्ड टू एज पोएटेस्टर बाय अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप के द्वारा पोएटेस्टर किसे कहा गया? पोएटेस्टर उसे कहा गया है एक व्यक्ति जिसे कला की कोई ज्ञान नहीं होता, मगर खुद को वो ऐसा दिखाता है एज इफ कि वो उसको बहुत कुछ पता है। तो इसमें जो है एन अनटैलेंटेड प्रिटेंडर ऑफ पोएटिक आर्ट, तो एक ऐसा व्यक्ति जो कला का पारखी बनने का असंभव प्रयास करता है मगर होता नहीं है। Now the next question is, expressions like lock, stock, barrel, or the cup that cheers but not inebriates, or foreign phrases like agua pura, terra firma are। एक्चुअली ये जो कुछ वर्ड्स होते हैं ये ना घिसे पिटे शब्दों में यूज़ किए जाते हैं, जैसे लॉक, स्टॉक एंड बैरल। भाई जब लॉक, स्टॉक एंड बैरल का मतलब होता है कम्प्लीटली, और द कप दैट चीयर्स बट नॉट इनएब्रिएट्स, कि भाई जो कप जो है चीयर करता है वो कभी भरता नहीं है। ये कभी ईडियम से बनते हैं और उसके बाद ये चलते 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 बहुत घिस जाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? जो घिसे पिटे जो भी घिसे पिटे टर्म्स होते हैं दे आर नोन एज क्लीशे। तो ये है क्लीशे।
और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लैम्पून। लैम्पून जो है वो क्या होता है कि ये किसी व्यक्ति विशेष पर को टारगेट कर कर उसको पे व्यंग करना, दैट इज नोन एज लैम्पून। तो यहाँ पर ये देखिए कि लैम्पून मीन्स अ कोर्स सटायर अटैकिंग ऑन इंडिविजुअल। देखिए मिलते जुलते से लग रहे हैं, लेकिन अ कोर्स सटायर किसी व्यक्ति के ऊपर अगर आप जो है वो अटैक करते हैं, सटायर करते हैं। द मीनिंग ऑफ यूथनेशिया इज, यूथनेशिया जो है मतलब होता है मर्सी किलिंग, इच्छा मृत्यु जिसे कहा जाता है। तो यूथनेशिया जो है दैट इज नोन एज मर्सी किलिंग, ग्रीक टर्म है। अकम्प्लिस मीन्स, अकम्प्लिस का मतलब होता है पार्टनर इन क्राइम या किसी के अपराध में साथी होना, तो दैट इज नोन एज अकम्प्लिस का मतलब होता है associate in crime. And now the next question is one who abstains completely from alcohol is called, जो कभी भी शराब नहीं पीता है उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है, that is known as teetotaler, उस व्यक्ति को कहा जाता है teetotaler। The art of producing beautiful handwriting is known as, खूबसूरत हैंडराइटिंग को क्या कहा, प्रोड्यूस करने को कहता है कैली, मतलब ब्यूटीफुल, ग्राफी मीन्स लिखना, तो कैलीग्राफी। मच डैमेज एंड मिसफॉर्च्यून कॉज बाय नेचर इज नोन एज, नेचर के द्वारा किया गया जो मिसफॉर्च्यून होता है, जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, आपदा कहा जाता है, और वो है कैलेमिटी। दे गिव मोर इंपॉर्टेंस टू मटीरियल रादर देन डैश एडवांसमेंट। अब यहाँ पे ये देखिए मटेरियल जो है उसका एंटोनिम लगाना, क्योंकि रादर देन आ रहा है, तो मटेरियल का उल्टा आप देखिए, मटेरियल का उल्टा वर्ल्डली नहीं हो सकता, मटेरियल का उल्टा इमोशनल नहीं हो सकता, मटेरियल का उल्टा होगा स्पिरिचुअल। मटेरियल का मतलब होता है कि भौतिक, तो भौतिक का होगा जो है आध्यात्मिक, तो ये होगा यहाँ पर दैट विल बी बी, स्पिरिचुअल। इफ ही डैश आई शैल राइट टू हिम, इफ ही राइट्स, देखिए अगर वह मुझे लिखेगा तो मैं उसको जो है ज़रूर उसके पत्र का जवाब दूंगा। अब ये क्वेश्चंस बहुत इजी लग रहे होंगे, कुछ कहेंगे भाई बताओ बस 15-20 क्वेश्चन तो डिफ़िकल्ट करा दिए, फिर आ गई इस पर। भाई ऐसा होता है हर पेपर में 15-20 क्वेश्चन ही होते हैं जो डिफ़िकल्ट होते हैं, पूरा का पूरा पेपर डिफ़िकल्ट नहीं होता। बाकी वैसे तो वो तो कल जाके पता चल ही जाएगा। द चाइल्ड वॉज बॉर्न ब्लाइंड, कि जन्म से ही जन्मांध जो होता है दैट इज नोन एज बॉर्न ब्लाइंड। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्ट इज नॉट एन एक्टिविटी एसोसिएटेड विद लेजर। आर्ट इज नॉट एन एक्टिविटी एसोसिएटेड विद लेजर का मतलब होता है कि आर्ट कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि भाई आप जब अपनी मर्जी के हिसाब से काम कर लो। These observations do not confirm, confirm अपने साथ जो preposition लेता है वो लेता है to, confirm to any law। The river flows dash the bridge, river जो है वो ब्रिज के नीचे से बहती है, तो that is under। I dash my car 3 weeks ago, ago आ रहा है तो उसके हिसाब से verb की second form आएगी, तो आएगा washed। जोनाथन इंसिस्टेड ऑन, भाई देखिए कभी भी जब प्रेपोजिशन आता है तो प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है या जेरेंड आता है। तो आप यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर नाउन, प्रोनाउन या जेरेंड में आपको नाउन तो दिख नहीं रहा, तो जेरेंड जो है वो क्या आएगा, ये गोइंग। ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम, कोई भी प्रेपोजिशन आता है उसके बाद जो है वो जेरेंड फॉर्म, तो ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम स्मोकिंग इन द क्लास। यू बेटर सीक हिज परमिशन, यू बेटर सीक हिज परमिशन, बेटर के बाद जो है हम बेयर इन्फिनेटिव लेंगे, तो यहां आएगा यू बेटर सीक हिज परमिशन। शी वॉज सीन डैश, वो उसे घर में घुसते हुए देखा गया, तो शी वॉज सीन एंटरिंग द हाउस। देखिए दोनों में ये बहुत फर्क होता है, तो यहाँ पर ये है शी वॉज सीन एंटरिंग द हाउस, उसे घर में घुसते हुए देखा गया। टाइगर्स इज डेंजरस स्पोर्ट, जब कभी सब्जेक्ट के रूप में लगता है तो वहाँ पे हम लेते हैं
हंटिंग टाइगर्स इज डेंजरस स्पोर्ट। तो ये जो है यहाँ पर ये पार्टिसिपल का काम कर रहा है, हंटिंग टाइगर्स या हंटिंग ऑफ टाइगर्स। तो यहाँ पर जो है ये इसमें हंटिंग टाइगर्स इज डेंजरस स्पोर्ट कि भाई जो है इसको यूज़ किया जा रहा है, एज अ सब्जेक्ट जो है वो यूज़ कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड। किसी भी वर्ड का जो डिक्शनरी मीनिंग होता है, यानी कि जो शाब्दिक अर्थ होता है, उसे क्या कहा जाता है? शाब्दिक अर्थ को कहा जाता है डेनोटेशन। शाब्दिक अर्थ इज नोन एज डेनोटेशन। यूजिंग सॉफ्टर साउंडिंग वर्ड्स टू अवॉइड ब्लंटनेस। कई बार जब हम सॉफ्टर वर्ड्स को यूज़ करते हैं, कुछ खराब शब्दों को की जगह अच्छे शब्दों को यूज़ करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज यूफिज्म। तो ये है यूफेमिज्म, दैट इज ए यूफेमिज्म। Brief story told to illustrate a point or serve as an example of something, often showing character of an individual। जब हम किसी चीज़ के बीच में किसी का रेफरेंस देते हैं, किसी चीज़ को बताने के लिए कोई उदाहरण देते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज एनेक्डोट, उदाहरण। Where I lacked a political purpose, I wrote lifeless books. To which of the following authors can we attribute the above जो एडमिशन? किसने ये कहा है कि जहाँ मुझे पॉलिटिकल पर्पस नहीं मिलता तो मैं बड़ी बेकार किताबें जो है वो लिखता हूँ? तो ये किसने कहा है? ये कहा है जॉर्ज ऑरवेल ने। जॉर्ज ऑरवेल का कथन है ये। Modernism has been described as being concerned with disenchantment of our culture with culture itself. Who is the critic? Modernism के बारे में ये किसने कहा है? Disenchantment of our culture। तो disenchantment of our culture जो कहा है वो कहा गया है लियोनल ट्रिलिंग के द्वारा। An epistle to Dr. Arbuthnot presents portraits of the following contemporary individuals. Epistle to Dr. Arbuthnot, it is written by Alexander Pope, और इसमें उन्होंने जो वर्णन किया है वो एडिसन एंड लॉर्ड हर्वे का किया है। Which American poet wrote, I sound my barbaric yawp over the roofs of the world? ये किस अमेरिकन पोएट ने कहा है? तो ये अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव पोएट ने कहा है वॉल्ट विटमैन ने। I sound my barbaric yawp over the roofs of the world. The etymological meaning of the word trope is, trope का क्या मीनिंग होता है? ट्रोप का मतलब होता है टर्निंग, टर्न करने को बोला जाता है ट्रोप। In the late 17th century, a battle of books erupted between which two groups? बैटल ऑफ बुक्स जो लिखी गई है वो जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा लिखी गई है, और बैटल ऑफ बुक्स जो है वो दो ग्रुप्स के बीच में बताते हैं। किसके बीच में? ये मॉडर्न और एंशंट्स के बीच में है। तो चैंपियंस ऑफ एंशंट एंड मॉडर्न लर्निंग। आप ये सोच रहे होंगे यार इसमें तो इस बार कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हिस्ट्री के ले लिए हैं, मैडम का कहीं दिमाग तो नहीं चल गया है? तो भैया ऐसा है, मान लीजिए उसमें से 3 क्वेश्चन जैसे कि बेकन के स्टाइल के लिए पूछ लिया गया था, 3 क्वेश्चन भी आ जाए, तो अगर आपको इन 15-20 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन भी अगर आपको मिल जाते, भाई मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि मिल ही जाएंगे, मगर अगर मिल जाते हैं तो आपको वो सही लगेगा। तो चीज़ को आपको इस हिसाब से देखिएगा कि हाँ भाई पीजीटी में तो सारे ही राइटर्स हैं, तो कहीं से भी कोई सी भी एज के बारे में पूछा जा सकता है। इन विच ऑफ हार्डीज नॉवल डज द कैरेक्टर एबल विटल अपीयर? हार्डी के कौन से नॉवल में हमें एबल विटल कैरेक्टर देखने को मिलता है? तो वो है द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज जो कि हार्डी का नॉवल है, और जिसमें माइकल हैंचर्ड अपनी पत्नी को बेच देता है न्यूसन को, और उसके बाद चांस प्लेज अ रोल इन हिज लाइफ, और फिर उसकी ज़िंदगी में वापस उसकी पत्नी आती है। कुछ इसी तरीके की कहानी है इसकी। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज द फ्रेज डार्क सैटेनिक मिल्स has become the most famous description of the force at the center of the individual revolution. The phrase was used by the dark satanic mills has been, dark satanic mills जो ये phrase है वो किसने use करा है? None other than William Blake. He was very much obsessed with Saturn. तो ये phrase use करा गया है William Blake के द्वारा। That's all for today. आज के लिए इतना ही। Best of luck again, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वो बता दिया।